हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य भी कर रहे होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, तभी तो हम हिट रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप को हिट बनाने के लिए फिट रहना जरूरी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है ताकि मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करता रहे और हम सभी कार्यों में सफल होते रहें। एक और बात मैं बता दूं कि सफलता और असफलता से बहुत ऐसा नहीं है कि असफलता से हम डर जाएं, क्योंकि असफलता भी हमें सीख देती है। कई तरह की असफलता की कहानियां भी हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें सफलता की तरफ पहुंचने के रास्ते पता चलें। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर मानवीय जो प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जो सक्सेसफुल हैं या जो हो चुके हैं या जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, हमें बस उनकी ही जीवन गाथा या उनकी ही जीवनी पढ़ना चाहिए जिससे हमें सफलता पर रास्ते दिखाई दें। लेकिन हम ये कभी ना भूलें कि कभी भी असफलता आती है या कभी हम असफल हो जाते हैं किसी कार्य में, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि अब हम पूरी तरह से हार चुके हैं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं ना, मैदान का हारा हुआ हारा नहीं माना जाता, हारा हुआ तो वह माना जाता है जिसने यह ठान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये हमें कभी नहीं ठानना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इसीलिए तो आपके साथ रूबरू हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, और साथ ही साथ आप सभी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देख सकते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि आप सभी अपने अपने क्लास के वीडियोस भी बहुत अच्छे से देखें और जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम उसका उत्तर दें। और साथ ही साथ जो भविष्य के लिए आपने कुछ तय करके रखा होगा या रखने वाले होंगे कि अभी 9th कर लेते हैं, 10th कर लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस फील्ड में हमें जाना है, बहुत अच्छी बात है। इसी आइडिया को और सुचारू रूप से करने के लिए देखते रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके जो भी विषय के वीडियोस हैं, और साथ ही साथ एक उद्देश्य लेकर जरूर चलिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना पतवार की जो नाव है वो कहीं भी जा सकती है। इसलिए पतवार जरूरी है या नाविक जरूरी है, मझधार में फंस जाती है अन्यथा। तो जीवन में एक लक्ष्य जरूरी है, लक्ष्य को साधने के लिए हमारे अपने बड़ों की राय जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स को कहते सुना है, बच्चों को कहते सुना है कि अरे ये जब देखो जब लेक्चर देते रहते हैं। सुनिए, ये लेक्चर देते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें मजा आता है लंबे चौड़े 5-5, 10-10 पन्नों का भाषण देने में। इसलिए देते हैं क्योंकि वे अपने जीवन से कुछ तो सीखे हैं। यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। अब आप सोच रहे हो कि सफेद बाल तो दिख ही नहीं रहा है, मैडम सफेद बाल की बात कर रही है। देखिए, होता है, अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और लाइफ हमें सिखाती है, लाइफ लेसन्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कुछ बादल मंडराते हुए आकाश में। क्या हम यही चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ है 15, नाम है मेघ आए। मेघ अर्थात बादल, और जब आसमान में बादल छा जाते हैं, किस तरह से गर्मियों के बाद बादलों का स्वागत किया जाता है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता आपको रोमांचित करने वाली है, क्योंकि इस कविता में हम जानने वाले हैं कि मेघ या बादलों को सिर्फ बादलों की संज्ञा नहीं दी है कवि ने। मेघ या बादलों को तो कवि ने दामाद बना दिया है, अतिथि बना दिया है, पाहुना बना दिया है। जिस तरह से कोई शहर का दामाद, दामाद जानते हैं ना, बेटी का हस्बैंड, लड़की का जो हस्बैंड रहता है, पतिदेव रहते हैं, वो दामाद रहते हैं। तो मेघों को तुलना दी है या मेघों को उपमा दे दी है कवि ने दामाद जी की। जैसे दामाद जी कभी गांव में जाते हैं शहर के एकदम सूट बूट पहनकर, तो गांव के सब लोग, छोटे बड़े बूढ़े सब लोग देखते हैं, अरे वाह जमाई सा आ रहे हैं। सभी के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं कि जमाई सा आ रहे हैं, और स्वागत के लिए सब आतुर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बादलों को दामाद की उपमा दी है, दामाद की संज्ञा दी है। अब आप सोच रहे हो कि दामाद, क्या बादलों को दामाद क्यों कहा? यही तो अलंकारों की छटा है। इसमें मानवीकरण अलंकार आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा, ध्यान होगा ना, आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा थोड़ा एकदम संक्षिप्त रूप से अलंकारों को सुना, देखा, जाना कि मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं। मानवीकरण अलंकार वे होते हैं जो मानवीय क्रियाओं का चित्रण
मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर अन्यत्र कहीं किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। और इस कविता में पूर्ण रूप से मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि बादलों को माना है दामाद जी, जमाई सा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, जानते हैं, मिलते हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से। मैंने लेखक क्यों कहा? क्योंकि ना केवल वे कविताएं ही लिखते थे, अपितु उन्होंने कई निबंध और कहानियां भी लिखी हैं। इसलिए कवि और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कविताओं में भी माहिर थे और गद्य खंड में भी। ठीक है, चलते हैं हम जीवन परिचय की ओर और नमन करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को कि जिन्होंने अपने काव्य एवं गद्य लेखन से हिंदी को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की, और जानते हैं उनके बारे में। लेखक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल था। उनकी शिक्षा भी बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में हुई। ये बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे। विद्रोही प्रकृति के मीन्स ऐसा नहीं है कि जिसने जो कह दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें अपने विचारों को वो एकदम देखते थे कि सामने वाला सही है, यूं ही नहीं सुना और हाँ हाँ कह दिया। उसके प्रति अपने विचारों को व्यक्त करना, तर्क में वितर्क भी रखना इनको भली भांति आता था। इलाहाबाद से उन्होंने बीए और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1964 में अज्ञे जी के निवेदन से दिल्ली आकर दिनमान पत्रिका से जुड़ गए। सन 1982 में मेरे प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। इसी बीच उनकी पत्नी विमला देवी का निधन हो गया। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता इत्यादि लिखे, तभी तो उनको ना केवल कवि की उपाधि दी है बल्कि लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार सब कुछ हैं। संस्मरण भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, महंगू की टाई, बाल नाटक, बकरी नाटक, मतलब कई नाटक भी लिखे हैं, कई कहानियां भी लिखी हैं, कई उपन्यास भी लिखे हैं, कई कविताएं भी लिखी हैं और संस्मरण भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी। उन्होंने नेपाली कविताएं शीर्षक से एक काव्य संग्रह का भी संपादन किया। उन्होंने यात्रा स्मरण भी लिखे, जिनको यात्रा वृत्तांत कहते हैं, जो कुछ रंग कुछ गंध नाम से छपकर आया है। उनके कविता संग्रह छुट्टियों पर, खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन हो गया। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटी समझते हैं? जैसे दीवार पर कोई कील या कुछ ठोक दिया जाता है, तो उनकी एक रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। कल्पना कीजिए यदि कोई दीवार पर कुछ ठुका हुआ है, कील वील, और उस पर लोग टंगे हुए हैं, उस पर उनकी उस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये तो रहा जीवन परिचय, लेखक या कवि का जीवन परिचय। अब सुनिए ध्यान से, उसके बाद हम काव्यांश पढ़ेंगे। काव्यांश को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। और मैं विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहती हूं कि जब भी हम कविताएं पढ़ते हैं, जब भी कविताओं से संबंधित व्याख्या हो या एनसीईआरटी समाधान हो या फिर वस्तुनिष्ठ या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वन शॉट रिवीजन हो, आपको बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि कविताओं की भाषा और गद्य की भाषा में अंतर तो होता है, क्योंकि काव्यों में होते हैं अलंकार, रस, छंद, बहुत कुछ मिलता है देखने को। तो इनकी भाषा इतनी सरल नहीं होती जितनी गद्य की होती है। काव्यों में आपको बहुत अच्छे से सुनना होता है, मजा आता है, रसात्मकता मिलती है, गेयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होती है। इसलिए कविताओं को ध्यान से सुनना है। कभी भी जब भी कविता का वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है ताकि बहुत अच्छे से आप समझ सकें। कहते हैं ना कि जब शुरुआत बहुत अच्छे से हो तो आराम से हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते 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 छत पर पहुंच ही जाते हैं। यदि पहली सीढ़ी पर पैर ना रख के हम सोचें हम चौथी सीढ़ी पर फुदक कर कूद कर चढ़ जाएं और छत पर एकदम पहुंच जाएं तो गिर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग हमें बहुत अच्छे से करनी होती है ताकि हम आराम आराम से शनै शनै क्रमशः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। मेघ आए कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने मेघ अर्थात बादल, ठीक है, मेघ का ही पर्यायवाची है बादल, अर्थात बादल का ही पर्यायवाची है मेघ। अब मेघ क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, आसमान और बादल में क्या अंतर होता है, ये आप जानते हैं।
मैं भी बता देती हूं कि आसमान तो एक खुला आकाश जो जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ना कोई क्षितिज ना कोई छोर, आकाश जहां तक नजर फैलाते हैं आकाश ही आकाश नजर आता है। और उसको नीला रंग तो दे दिया है कि जैसे स्काई ब्लू, उसका रंग नहीं पता बट उसको स्काई ब्लू नाम दे दिया है। और अब जो भी कलर्स लाइट ब्लू नजर आते हैं तो हम उनको स्काई ब्लू कहते हैं, क्योंकि आकाश का रंग हमने नीला दे दिया है। ठीक है, अब एक और बात बता दूं कि जब बरसात के दिनों में बादल छा जाते हैं, काली काली घटा छा जाती है, बिजली चमकती है, कहीं पर एकदम कड़कड़ाते हुए बादलों की शोर सुनाई देता है, तो उस तरह उन्हीं बादलों का वर्णन किया है कवि ने। और कब कब ऐसा लगा कि मानो दामाद जी पधार आए हो हमारे घर में। देखिए, जब बहुत अधिक गर्मी आती है, गर्मी के बाद चारों तरफ त्राही 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 माम हमें बरसात चाहिए, या हर एक प्रकृति का कण पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगता है, प्रार्थना करने लगते हैं कि बादल अब तो गरजो, आ जाओ, इस तरह की। तो उसी प्रार्थना को साकार करते हुए जब बादल मंडराते नजर आते हैं आकाश में, हाँ, मजा आ जाता है। सबकी आशातीत आशा भरी नजरें उनको देखती हैं कि कब पानी बरसेगा। ओहो, लगता है घटा छा गई है और अब बारिश होने वाली है। सबके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं, एक नई जिजीविषा उत्पन्न हो जाती है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जो प्राणी एकदम लग रहा था जैसे अब तो बस जीवन का अंत होने वाला है, उनके मन में नव जीवन का संचार होने लगता है बादलों को देखकर। कवि ने बादलों को दामाद की संज्ञा दी है और कहा है कि 1 बरस बाद आए हो, क्योंकि जो चक्र है, मौसम का चक्र है, जितने भी ऋतुएं हैं, वो 12 महीने का ऐसी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो 1 बरस बाद जब पुनः बादल आए, मेघ मंडराते हैं आसमान में, तो ऐसा लगता है मानो दामाद जी 1 बरस बाद आए हैं गांव में। अब जो कि लड़की है वो चुपचाप से गेट के बाहर से, जो लताएं हैं, लताओं को नायिका का नाम दिया है और मेघों को नायक का, हीरो हीरोइन कह सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका कह सकते हैं। ठीक है, तो अकुलाई लता बोली ओट हो के बाढ़ की, अर्थात जब हम कविता पढ़ेंगे ना तो बहुत सुंदर तरीके से और आपको समझ में आएगा, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। आइए एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। मेघ है कविता में मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी या अतिथि या दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, इसी के आधार पर मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता में दिखाया है। कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए हैं, अतिथि की भांति सज धज कर आए, बेहतरीन टाई वाई सूट वूट पहनकर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, अरे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, और सभी बच्चे झूम झूम कर उछल उछल कर उनको देखते हैं। गांव की बहुएं उनको घूंघट उठाकर देखती हैं तिरछी नजर से। तो यही वर्णन उन्होंने किया है। ठीक उसी तरह मेघ के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगती है। मेहमान को देखने के लिए हवा तेज तेज होने लगती है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजों से झांकते हैं, ठीक उसी तरह मेघों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकतापूर्वक खिड़की दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगते हैं। इस तरह छोटे बड़े काले भूरे सफेद रंग के मेघ अपने दल बल के साथ आकाश में ऐसे छा गए हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गांव में आया। बेहतरीन ऊपर से नीचे सूट बूट और सब कुछ, लग रहा है कि आज सब आ गए हैं दामाद जी। और गांव का हर एक बंदा, हर एक बच्चा, बूढ़ा, सब उनको देखे जा रहा है, एक टकटकी लगाए कि क्या बात है, इस तरह से। ठीक है, जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध व्यक्ति आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि का आदर करते हैं। जब भी दामाद जी घर में आते हैं तो बहुत स्वागत होता है, बहुत स्वागत होता है। और घर के जो बड़े मुखिया रहते हैं वो उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत भी किस तरह से, परात, परात एक बड़ी थाल को कहते हैं जिसमें पानी भर के लाएंगे और उनके पैरों को भी धुलाते हैं। तो यहाँ पीपल के पेड़ को घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग कहा है, क्योंकि पीपल बहुत लंबी आयु का वृक्ष होता है, इसलिए पीपल के पेड़ को वृक्ष मतलब घर का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बताया है। पत्नी दीवार की ओर लेकर देखती है, मतलब जो घर की बेटी है वो भी देखती है कि अच्छा 1 बरस बाद आखिर आ ही गए हैं मुझे लेने। तो वो चुपचाप गेट के पीछे से दीवार की ओट लेकर, मतलब साइड से छुपकर उसको
दिखती है। आकाश में बादलों के छाने पर आंधी चलने लगती है तथा आंधी के चलने के कारण बूढ़े पीपल की पेड़ की डालियां झुकने लगती हैं, उससे लिपटी लता में भी हरकत होने लगती है। जब हवा चलती है, बादल आने वाले होते हैं तो हवा भी चलती है, पेड़ और डालियां हिलने लगते हैं। पीपल से कई लताएं भी लिपटी रहती हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे सब के सब झुककर उनको नमन कर रहे हो कि आइए दामाद जी, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि और क्या हो रहा है। जैसे मेहमान के आने से पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है कि जब भी दामाद जी घर आए, बेटी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई है, एक आशा की उम्मीद आ गई कि चलो 1 बरस बाद ही सही आ तो गए हैं। दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों से जिस तरह झरझर आंसू बहने लगते हैं, वैसे ही आकाश या आसमान में बादल या मेघ एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के मिलन से बिजली चमकने लगती है, आवाज कड़कड़ाने लगती है। और जब बारिश होती है तो उनको ऐसा कहा है कि नायक नायिका के मिलन से जो अश्रु आ रहे हैं आंखों से, उनको बरसात का कहा है। ठीक है, अब क्या है, इस प्रकार मूसलाधार बारिश सबके मन को शांत और तृप्त कर देती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति का एक सुंदर दृश्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या हम सोच सकते थे कि बादलों को दामाद कहा जाए? क्या हम सोच सकते थे कि बूढ़े मतलब जो बड़ा सा पीपल का वृक्ष है उसको घर का बड़ा या मुखिया मान लिया जाए? क्या हम सोच सकते थे कि लता जो लिपटी रहती है पेड़ों से वो घर की नायिका या बेटी होगी? क्या तो कल्पना करते हैं ना, तभी तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात जहां सूर्य के किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं, अर्थात मान लीजिए कोई दीवार है या कुछ ऐसे वस्तु है, उसका आर पार नहीं होती है सूरज की रोशनी, लेकिन कवि की कल्पना तो कभी रुकती ही नहीं है। कोई भी बाधा, कोई भी दीवार कवि की कल्पना को नहीं रोक सकता है। इसलिए कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि अर्थात सूर्य, वहां पहुंचे कवि। यही है कवि की कल्पनाएं। जब जब भी हम कविताएं पढ़ते हैं तब तब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि कविताओं के समय बहुत ध्यान एकाग्रता के साथ आपको वीडियो देखना है, ताकि आनंद भी आए, समझ में भी आए, परीक्षा में भी हम बहुत अच्छे से नंबर ला पाएं और साथ ही साथ जीवन भर इन कविताओं की व्याख्या को, इनसे समझी हुई शिक्षा को, प्राप्त किए हुए ज्ञान को हम अपने अंदर, मन में, मस्तिष्क में हमेशा के लिए संजो कर रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी हमसे कोई पूछेंगे ना आपके अपने परिवार में, तो उनको भी आप बता सकें। कविता का पहला काव्यांश है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। समझ में आया? कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बादलों के आगमन की तुलना की है गांव, जैसे शहर से कोई दामाद आ रहे हों गांव में। शहर का कोई भी व्यक्ति जब गांव में जाता है तो सब लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि क्या पता साक्षात कौन उतर आए हों, देवता ही उतर आए हों, क्योंकि उनका रहन सहन एकदम अलग रहता है और सब देखते रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, बहुएं, सब आराम से देखते हैं। उसी तरह से जब मेघ आए, बादल आए, आकाश में काले काले बादल छाए, तो ऐसा लगा जैसे बादल रूपी मेहमान अर्थात दामाद या जमाई सा आ गए हों। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ होता है हवा। जब बादल आते हैं, ठीक है, मेघ का अर्थ पता है ना आपको, मेघ का अर्थ है बादल, बयार का अर्थ है हवा। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब बादल आने वाले होते हैं तो हवा भी चलती है, तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जीजा जी का स्वागत करने के लिए आ गए हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। अब हवा चलती है तो दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलते और बंद होते हैं। तो इसकी तुलना क्या की है कवि ने कि मेघ रूपी दामाद के आने से बच्चे तो उनका स्वागत कर रहे हैं गलियों में, साथ ही साथ सभी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर दामाद जी को देख रहे हैं कि अच्छा जमाई सा आ गए हैं। ठीक है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ऐसा लग रहा है मानो पाहुन अर्थात अतिथि या मेहमान या गेस्ट, ऐसा लग रहा है मानो शहर से अतिथि आए हैं गांव में और वो एकदम जैसे बिल्कुल बंठन के आए हैं और सभी उनको जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, आतुरता के साथ देख रहे हैं, प्रसन्नता के साथ उनको देख रहे हैं। किनको? बादलों को। किस रूप में? दामाद रूप में। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आया
कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कहना चाहते हैं? मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ठीक है, संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार तो है ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, और हम आगे चर्चा करते हैं और अब पढ़ते हैं व्याख्या। इसमें कवि कहते हैं कि बादल बहुत तैयारी के साथ बड़े बन ठनकर साज सवार कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। उनके स्वागत में हवा आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। जैसे किसी अतिथि के आने पर खुशी का वातावरण बन जाता है, उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर सभी लोग खुश होकर अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल कर उन्हें देख रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि जो बादल रूपी मेहमान आए हैं वे कोई साधारण मेहमान नहीं है, वे तो दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि दामाद हर दिन तो आते नहीं है ससुराल में, इसलिए दामाद की संज्ञा दी है। मेहमान कोई भी, जैसे अतिथि कब जाओगे, अतिथि देवो भव था, अब हो गया अतिथि कब जाओगे, लेकिन जो दामाद जी रहते हैं उनका स्वागत दिल से किया जाता है, क्योंकि दामाद हर दिन नहीं आते हैं ससुराल, कई दिनों के बाद आते हैं। इसलिए कवि ने मेघों की तुलना, बादलों की तुलना किससे की है? दामाद जी से। बहुत दिनों के बाद आए हैं, शहरी मेहमान के समान सच संवर कर आए हुए बादल बहुत ही सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। सुखद क्यों? क्योंकि सभी जो तप्त धरा थी उसको शीतलता प्रदान होने वाली है। प्राणी जगत जो प्यास से व्याकुल था उसको पानी मिलने वाला है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे सूखने लगे थे उनमें अब हरियाली आने वाली है। अर्थात प्रकृति का जो वातावरण है वो रंगीन होने वाला है। रंगीन क्यों? क्योंकि जब हरे हरे पौधे फूल सब खिलेंगे तो वो रंग बिरंगे होंगे। इसलिए मेघों की तुलना यहाँ पर सज धज कर आए हुए अतिथि या विशेष अतिथि, मेहमान या दामाद जी से की है। अब इन पंक्तियों में विशेष क्या है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि विशेष को ध्यान से सुनिए। जब भी हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं कविता में, जब भी ये पूछा जाता है ना कि भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसमें तो सिंपली हमें अर्थ बताना होता है कि उस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब कभी भाव सौंदर्य पूछा जाए कि भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो उसमें हमें कविता की विशेषता बतानी होती है कि कौन कौन से रस हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन से छंद हैं और क्या क्या है जो कविता की सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो विशेष है, कवि प्रकृति प्रेमी है, उन्होंने बादल की तुलना मेहमान से की है। ग्रामीण क्षेत्र में आए किसी अतिथि के आने पर जो खुशी होती है उनको बतलाने की कोशिश की है। भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार आपको बताइए ना। अब चलते हैं हम काव्यांश 2 की तरफ। क्या है? अब आ गए हैं दामाद जी घर में, मतलब गांव में प्रवेश हो चुका है शहरी दामाद का। सब लोगों ने उनका खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वागत कर दिया है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार का अर्थ होता है हवा, और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। सब लोग दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर देख रहे हैं, अरे दामाद जी आ गए, कितने सुंदर दामाद जी हैं, बड़े सौभाग्य हैं इनके जो इतने अच्छे दामाद जी हैं। कई बातें होती हैं दामाद जी को लेकर। नेक्स्ट है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। समझ में आया? चलिए बता देती हूं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। देखिए, जब बादल आने वाले होते हैं, हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो पेड़ों की डालियां कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से होती हैं, है ना। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अर्थात हर एक सदस्य, गांव का हर एक सदस्य दामाद जी को देख रहा है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई कि दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए। तो गर्दन उचका के मतलब अपने आप को ऊंचा ऊंचा करे, कहाँ है दामाद जी, क्या दामाद जी बड़े अच्छे लग रहे हैं दामाद जी। इस तरह से उनको हर एक व्यक्ति, अर्थात जो पेड़ पौधे हैं वो हवा के कारण हिल डुल रहे हैं, तो यहां पर उन्होंने हर एक पेड़ को गांव के सदस्य की तुलना की है। ठीक है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जब आंधी चलती है वबंडर आ जाता है ना, गोल 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 आता है कि नहीं? यस। तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बच्चियां आराम से नाचती गाती जीजा जी के सामने जाती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, भागती जा रही हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। अब नदी को यहां गांव की बहू बताया है। क्या कहा है कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। जो हवा है, जो लहरें हैं, वो भी कभी आती हैं तेज, कभी तेज गति हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव की बहुएं अपने घूंघट को उठाकर दामाद जी को देखना चाहती हैं।
हर एक सदस्य, छोटे बच्चे हों या वहां के युवक हों या वहां के बहुएं हों, सबके सब बस दामाद जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि दामाद जी साल भर बाद पधारे हैं गांव में, और वो भी इतने हैंडसम बनकर, एकदम सूट बूट पहनकर, तो देखना ही है भाई सबको। इसलिए नदी भी नजर चुरा चुरा कर, गांव की जो बहुएं हैं ना, घूंघट ओढ़े रहती हैं, चुपचाप से अपनी नजरों को तिरछा करके दामाद जी को देख रही हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेघ के आने पर आंधियां चलने लगती हैं, आंधियों के तेजी से चलने से पेड़ पौधे कभी झुकते हैं, कभी उठते हैं, धूल भी दूर दूर तक फैलने लगती है और नदियों में भी हलचल होने लगती है, ठीक उसी प्रकार शहरी मेहमान के आने पर गांव के सभी लोग उस दामाद को देखने के लिए कभी अपनी गर्दन झुकाते हैं, तो कभी उठाकर देखते हैं। कभी कुंवारी युवतियां भी उस दामाद को देखकर बहुत ज्यादा खुशी से झूम उठती हैं और अपना घाघरा, मतलब जैसे जब हवा चलती है वो घाघरा हो जाता है, तो दौड़ चलती है। गांव की दुल्हन भी उस नए मेहमान को देखने के लिए थोड़ी सी अपनी घूंघट उठाकर तिरछी नजर से देखने लगती है, ताकि उन्हें इस दामाद की एक झलक तो मिल जाए। और क्या होता है, कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से मेघ के आने से सभी तरफ हलचल मच जाती है, उसी प्रकार शहरी मेहमान यानी कि दामाद जी के आने पर सभी और हलचल मची हुई है। जैसे ही बारिश आने वाली होती है, वो भी गर्मी के बाद, जब सबको उम्मीद हो, सब उसके लिए पलकें बिछाकर खड़े हों कि कब बादल आएंगे, कब बारिश होगी, बहुत गर्मी हो गई, अब तो बरसात हो जाए, बहुत हो गया, तो उसकी प्रतीक्षा जो है। और जैसे ही बादल घनघोर घटा छा जाती है, सबके मन में उमंग लहर आ जाती है, सबके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कवि ने बादलों को दामाद कहा है। अब इसमें विशेष क्या है, कवि प्रकृति प्रेमी है, वे बादल की तुलना मेहमान से करते हैं। कवि ने यहाँ पेड़ की तुलना गांव से, धूल की तुलना कुंवारी लड़कियों से तथा नदी की तुलना गांव की बहुओं या दुल्हन से की है। भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, चलते हैं आगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की बाढ़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। सुनिएगा ध्यान से। बूढ़े पीपल ने आगे झुककर गुहार की। आप यहाँ पर बूढ़ा पीपल अर्थात जो वृक्ष होता है, पीपल और बरगद के पेड़ या वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, सभी को पता होगा, सभी ने देखा है, जाना है। तो यहाँ पर पीपल को घर का मुखिया या बड़ा बुजुर्ग बताया है। और जैसे ही दामाद जी का आगमन होता है, तो सबसे पहले जो हॉल मॉल, जो अपना रूम होता है बाहर का, ठीक है, उसमें सब लोग स्वागत कर रहे होते हैं कि हाँ मेहमान जी आने वाले हैं, दामाद जी आने वाले। तो जैसे ही दामाद जी आए, घर के मुखिया या बड़े बुजुर्ग उनको स्वागत करते हैं, आइए दामाद जी, पधारिए, विराजिए, तरह तरह से उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर बूढ़े पीपल को बूढ़ा कहा है, अर्थात पीपल को घर का बड़ा बुजुर्ग कहा है। और क्यों कहा ऐसा कि बढ़कर जोहार की, जब हवा चलती है तो पीपल की डालियां या पत्ते भी बहुत तेज गति से हिलने लगते हैं, आवाजें आने लगती हैं हवा की। बरस बाद सुधिलीनी, अब यहां पर होती है नायिका की एंट्री, मतलब हीरोइन, जो दामाद जी आए थे ना, उनकी पत्नी जी की एंट्री हो गई है। तो बरस बाद सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं उनसे लता लिपटी रहती है, लताएं, बेल, समझ रहे हैं, जैसे मनी प्लांट टाइप, और भी बहुत सारी बेल होती हैं जो पेड़ों से लिपटी रहती हैं। तो चुपचाप से अब सब ने उनका स्वागत कर दिया, घर के बड़े बुजुर्ग ने उनको वेलकम कर दिया, स्वागत कर दिया। तो अब एकदम से जो लड़की है, जो नायिका है, वो अचानक से ऐसे नहीं आती है गांव में कि अरे आप आ गए, आइए, कितने दिनों से कहाँ थे, कब से मैं वेट कर रही थी, ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक है। चुपचाप से दरवाजे के पीछे से ओट अर्थात छुप कर देख रही है कि अच्छा अब साल भर बाद तुम्हें मेरी याद आई, जब से कहाँ थे, इस तरह से, ठीक है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, थोड़ी सी झिझकते हुए, थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है कि अब तुम्हें एक बरस बाद, एक साल बाद तुम्हें मेरी याद आई, अब आए हो तुम। फिर है, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तालाब, जैसे ही बारिश होती है तालाबों में पानी भरने लगता है। तो यहाँ पर तालाबों को कहा है एक बड़ा सा थाल, परात भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जब अतिथि आते हैं, खास तौर से दामाद जी, तो बड़े से थाल में या परात में पानी भरकर उनके पैरों को धुलाया जाता है।
तो उसी तरह से स्वागत किया जा रहा है जैसे ताल मानो बड़ी बारात हो या एक बड़ी थाल हो जिससे दामाद जी के पैरों को धुलाया जा रहा हो, ठीक है। और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, बेटी दामाद, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर प्रेमी और प्रेमिका लिखा है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जिस प्रकार शादी के बाद पहली बार दामाद के आने पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर सबसे पहले बुजुर्ग या बूढ़े पीपल आगे बढ़कर मेघों का स्वागत करते हैं। बरसों बाद दामाद गांव आए हैं जिनके कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज है, थोड़ी सी गुस्सा है, थोड़ी सी शिकायत है कि अब तुम्हें याद आई मेरी, तब से तुम्हें याद नहीं आई मेरी। और दरवाजे की ओट से, मतलब ये आंखों ही आंखों में सांकेतिक भाषा से उनमें चर्चा हो रही है। इतने दिनों के बीच एक बार भी उनको हाल या खबर सुधी नहीं ली। अब दर्शन दिए हैं जिसके कारण से वे बाहर नहीं आती हैं और किबाड़ की आड़ लेकर, किबाड़ अर्थात क्या होते हैं? गेट, ठीक है। आड़ अर्थात ओट, ओट समझते हैं ना, जैसे ये दरवाजा है तो इसको छुप कर जब हम देख रही है नायिका कि अब आए हो एक बरस बाद, जब से तुम्हें मेरी याद नहीं आई, इतने दिनों बाद तुम आए हो, ठीक है। इस तरह से झांक कर देखने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से वर्षा सालों बाद होती है, पेड़ों पर लगी लताएं वर्षा होने का इंतजार करती रहती हैं, इतने दिनों के बाद वर्षा आने के कारण लताएं मेघों से इतरा रही हैं, शर्मा रही हैं, इठला रही हैं, शिकायत कर रही हैं और पेड़ों के पीछे से ही उन्हें नजरें चुराकर देख भी रही हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि मेहमान रूपी मेघ को देखकर तालाब बहुत ज्यादा खुश है और मेहमान के पैरों को धोने के लिए तालाब परात में पानी भरकर लाया है। परात आपको मैंने बताया अभी, बड़ी सी थाल, आपको वो याद है ना? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अर्थात परात होता है एक बड़ा सा थाल, ठीक है। उसी तरह से जब दामाद पहली बार आते हैं तो परात में पानी भर के उनके पैर धुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर तालाब को बड़ी सी परात या बड़ा सा थाल कहा है। जिस तरह से बरसात के आने पर तालाबों में पानी भर जाता है तो उस भरे हुए तालाब को परात कहा है, ठीक है। क्योंकि वर्षा न होने के कारण जो तालाब का पानी सूख रहा था, अब वह तालाब फिर से मेघ के आने पर भर जाएगा। अब देखिए, इसमें मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल, लताएं, ताल जो मानव जीवन से परिचित कराते हैं। बूढ़े पीपल को घर का मुखिया बताया है, बड़ा सदस्य बताया है। लता जो है उसको नायिका या हीरोइन या प्रेमिका या पत्नी बताया है। ताल जो मानव जीवन से परिचित कराते हैं। इस पंक्ति में भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय स्वागत सत्कार के बारे में भी बताया है कि जिस प्रकार किसी अतिथि के आने पर उनके सम्मान के लिए पैरों को धोकर बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेघ रूपी मेहमान को भी रीति रिवाजों से स्वागत किया जा रहा है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता है, प्रकृति एकदम प्रफुल्लित हो चुकी है क्योंकि बादलों का आगमन हो चुका है। थोड़ी थोड़ी रिमझिम फुहार भी आने लगी है। चलते हैं अंतिम काव्यांश की ओर। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब सुनिए ध्यान से, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। क्षितिज आपकी पाठ्य पुस्तक का भी नाम है। कभी आपने उसके कवर पेज पर ध्यान दिया कि उस आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्षितिज क्यों रखा, या फिर क्षितिज का क्या अर्थ है? सुनिए ध्यान से। क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते नजर आते हैं। मान लीजिए ये है आकाश, दूर तक जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक हो रहे हों, ठीक है। तो उस एक होने के स्थान को क्षितिज कहा जाता है। आखिर वो मिलते कभी नहीं है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक हो गए हों। उस एक होने की, उस मिलन जो मिल रहा है, जैसे ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश एक हो गए हैं, उसी को क्षितिज कहते हैं। यहां पर लिखा है क्षितिज अटारी गहराई, चारों तरफ अब काले काले बादल छा गए हैं। दामनी दम की, काले बादल छा गए हैं और अब बिजली कड़क रही है। दामनी अर्थात बिजली, ऐसा लग रहा है मानो हृदय में एकदम जो है होता है ना कि अब अच्छा, अब तो बरसात होगी ही होगी निश्चित रूप से। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, भ्रम अर्थात भ्रम, डाउट। अब क्या कहना चाहते हैं कवि कि जैसे ही बादल मंडराए और बिजली चमकी,
सबको अब तो ये पक्का भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि अब तो बरसात होकर ही रहेगी। अब कोई शंका नहीं है, सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, मन में कोई भ्रम नहीं है। अर्थात यहां पर बादल और लता जो कि नायक और नायिका है, अब उनको यह भरोसा हो गया है कि 1 साल बाद ही सही दामाद जी अर्थात पति देव या नायक या मेरे हीरो आ गए हैं और अब हम मिलेंगे। इसी खुशी में उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो यही बयां कर रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पढ़ते हैं व्याख्या। कवि कहना चाहते हैं कि मेघ रूपी मेहमान के आने का सब्र का बांध अब टूट चुका है। पहले सबको ये थी कि क्या मेघ आएंगे, क्या बरसात होगी, गर्मी तो बहुत अधिक है, क्या इस तप्त धरा को शीतलता मिलेगी, क्या जो सूखी हुई पत्तियां हैं, जो तालाब नदी सब सूखने लगे हैं, क्या इनमें पुनः या फिर से पानी आएगा। ये सब शंकाएं थी। लेकिन अब मेघों के आने से आसमान में चारों तरफ धुंध छा गई है, बिजली भी दमकने लगी है, दामनी भी कड़कने लगी है, तो कभी काला काला सा तो कभी एकदम बिजली की कौंध जाती है। तो अब सबको ये यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि हाँ अब तो बरसात होगी। ठीक है, अब क्या है कि आकाश में उनके आने की रौनक बिजली की चमक से पता चलता है। तो अब प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमिका कौन लता, प्रेमी कौन बादल। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है ना। मिलना संभव है, इस बात से सभी मेघ से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आने और ना आने की जो शंका थी अब खत्म हो चुकी है। साथ ही प्रेमिका का भ्रम भी मेघ रूपी मेहमान को सामने देखकर टूट चुका है। पहले ये डाउट था, क्या पता आएंगे कि नहीं, है ना, क्या पता आएंगे या नहीं, क्या आएंगे, कभी कभी लगता है आएंगे, लेकिन हवा चल गई, बादल फिर उड़ गए, फिर नहीं आए। लेकिन अब थम चुके हैं बादल, चारों तरफ अंधकार आ चुका है, रिमझिम फुहार जैसा भी कुछ होने लगा है। इट मींस कि अब घनघोर झमाझम बारिश होकर ही रहेगी। सामने देखकर टूट चुका है क्या कि मेघ रूपी मेहमान को सामने देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट गया है और वियोग के बाद फिर से संयोग या फिर से एक बार मिलने की खुशी से दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और उनके आंसू के साथ ही झरझर बारिश शुरू हो जाती है। समझ आया? इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, या यूं कहें कि संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार की छटा देखते ही बनती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है। सब्र के बाद पुनः एक बार फिर से मेघ के आने की खुशी झलकती है। प्रेमी प्रेमिका के मिलने की जो खुशी होती है उसे गर्मी के बाद पहली बारिश से जोड़ा गया है। कि जैसे गोपियां या कृष्ण की बात की जाए, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे द्वारिकाधीश बनने और गोपियां उनकी विरह वेदना में तड़प रही थीं, उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उद्धव जी आए थे संदेशा लेकर, फिर कभी जब कृष्ण आए होंगे तो किस तरह से उनका जो खुशी थी, वही सेम यहाँ पर है कि 1 बरस बाद सब लोग एकदम गर्मी के बाद संपूर्ण जगत त्राही त्राही हो रहा था। सबके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी कि बस बारिश हो जाए, और बारिश के आने से सबकी शंका का समाधान हुआ और झमाझम बारिश हुई। आशा करती हूं आप सभी ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कौन सी कविता, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और इतना भी मुझे भरोसा है कि आपको आनंद भी आया होगा। आनंद और मन में प्रफुल्लता, अर्थात किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं रहा होगा, शंका भी नहीं रही होगी। जैसे प्राणी जगत को भी शंका नहीं रही है क्योंकि बादल आ गए हैं, बारिश हो गई है। तो मैग्नेट ब्रेन्स है, किसी तरह का डाउट, शंका या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है, वो भी तरह तरह की रचनात्मकता के साथ। हर एक विषय के जब वीडियो आप देखेंगे तो आप स्वयं में पाएंगे कि वाह क्या बात है। ऐसा फील नहीं होता है हमें, जैसे मैं कहूं ना कि मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे सामने नहीं है, मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट बड़े ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इतना भी मुझे भरोसा है कि आप सबको भी नहीं लगता है कि शायद हम ऑनलाइन देख रहे हैं। यही मैग्नेट ब्रेन्स का कमाल है और यही आप सबका स्नेह है, आदर है, प्यार है। अपने आदर स्नेह प्यार को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ना केवल आपके लिए स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप अपने फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं, जिसमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं। और मैं बता दूं आपको कि आप अपनी कक्षा के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। आप जैसे हिंदी में देखना चाहते हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, भाई हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में देखें चाहे आप हिंदी मीडियम में। मान लीजिए आपको देखना है
हिंदी वीडियो, क्लास 9th हिंदी और क्षितिज लाली वर्मा। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने आएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वहां पर आपकी सुविधा अनुसार हर एक टॉपिक को, सब टॉपिक्स को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है, ताकि आपको जो भी देखना है जस्ट क्लिक करें। जैसे पाठ्यक्रम देखना है, कविता या पाठ का सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट प्लेलिस्ट पर सब कुछ है। क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने। और वीडियो जब आपके सामने आएगा, आप वीडियो को देखेंगे और देखते रह जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी समझ के अकॉर्डिंग बनाया है, किया है हमने आपके लिए। ठीक है, पसंद जरूर आएगा, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। तो लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करना जरूर है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हमेशा जो भी वीडियोस रिलीज हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, शेयर जरूर करिए। मुझे पता है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, आप बड़े टेक्नो फ्रेंडली हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पर अपडेटेड रखते ही हैं आप, तो शेयर करते रहिए लिंक, ताकि आपकी तरह और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, वे भी मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किससे मिलेंगे हम? बादलों से, दामाद जी से, और साथ ही साथ इसी पार्ट के एनसीईआरटी समाधान। चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।